सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 24 निबंध लेखन नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ में हम लोग निबंध लेखन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ें निबंध लेखन। निबंध लेखन एक ऐसी गद्य रचना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमों में बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। सीमित शब्दों में किसी विषय पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। निबंध के वाक्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध में शुद्ध वर्तनी एवं उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी विषय के संबंध में अपने विचारों अथवा भावों को व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित ढंग से प्रकट करना ही निबंध कहलाता है। एक बार फिर, किसी विषय के संबंध में अपने विचारों अथवा भावों को व्यवस्थित ढंग से प्रकट करना ही निबंध कहलाता है। आइए हम सब निबंध के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। निबंध लेखन के लिए और हमें किस किस चीज़ की जानकारी करना आवश्यक है, आइए हम सब जानें। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे निबंध के अंग। निबंध के अंग। निबंध के अंग में हम लोग पढ़ेंगे पहला शीर्षक, दूसरा है आपका प्रस्तावना, तीसरा है आपका विषय वस्तु, चौथा है आपका उपसंहार, सर्वप्रथम आपको हम बताएंगे इस निबंध के अंग में शीर्षक में हम क्या करते हैं, आइए जानें। इस भाग में लिखे जाने वाले निबंध को एक उपयुक्त नाम दिया जाता है, जो एक शब्द या शब्द समूह की सहायता से निबंध के विषय को एक नज़र में स्पष्ट करते हैं। यानी यह शीर्षक, जैसे हम कह सकते हैं विज्ञान के चमत्कार, ये हमारा शीर्षक हुआ। तो यानी विज्ञान ने हमारा क्या क्या चमत्कार किया है आजकल, वह अन्य टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यह शीर्षक अपने संक्षिप्त रूप से ही, अपने छोटे रूप से ही उसके विषय में हमें जानकारी प्रस्तुत करा दे दिया कि आपको मेरे ही विषय में जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल के रूप में बताया,
तो शीर्षक में एक ही शब्द या शब्दों की समूह की सहायता से निबंध के विषय में हम एक नज़र में स्पष्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, जैसे विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के कौन कौन से चमत्कार हुए हैं, विज्ञान ने अपने किस किस रूप में चमत्कार उत्पन्न किया है, क्या क्या अपना योगदान किया है जिससे इस देश का फायदा हुआ। उसके बाद आपको दूसरी कड़ी में आप देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, इस भाग में निबंध के विषय का अर्थ स्पष्ट करते हुए विषय के महत्व के बारे में लिखा जाता है। यानी विषय का अर्थ, यानी जो टॉपिक मिला आपको शीर्षक के रूप में, उसके विषय में उसकी क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है। जैसे खेलकूद, अनुशासन का महत्व। अनुशासन क्या है? अनुशासन परम धर्म। अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन से ही विद्यार्थी एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में जाने जाते हैं। ये सब क्या है, उसके विषय में बताता है। शीर्षक के विषय में बता दिया गया प्रस्तावना में, उसकी संक्षिप्त जानकारी दे दिया गया। तो ये रहा आपका प्रस्तावना। अब आपको बताएंगे तीसरा विषय वस्तु। विषय वस्तु निबंध का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें निबंध की विषय वस्तु के सभी बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से प्रकट किया जा सकता है। विषय वस्तु में जो भी शीर्षक पर आप निबंध लिख रहे हैं, उसके विषय में आपको उसका जो भी प्रभाव है, यानी जो भी उससे लाभ है, जो भी हानि है, जिस रूप में आप उसका उपयोग कर रहे हैं, जो उपयोग आपके लिए उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा आप उसके विषय वस्तु के अंतर्गत कर सकते हैं। इसका प्रारंभ कैसे होता है, इसका अंत कैसे होता है, इस तरह की विचारधाराएं इसमें प्रकट कर सकते हैं। इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी बातों को आप विषय वस्तु के अंतर्गत प्रकट कर सकते हैं। अगला अब आता है आपको उपसंहार। उपसंहार में क्या करते हैं? उपसंहार में विषय का सारांश व अपना मत प्रकट करते हुए निबंध समाप्त किया जाता है। उपसंहार यानी ऊपर जो भी आपने पढ़ा उसका सारांश, उनका संक्षिप्त रूप के रूप में आपने क्या सीखा, उसका संक्षिप्त रूप और उसमें अपने विचार को प्रकट किया जा सकता है, जिसका रूप उपसंहार होता है। बता दें, उपसंहार में इन सभी हेडिंग की जानकारी संक्षिप्त रूप में आप दे देते हैं। पढ़ने वाला अगर केवल उपसंहार को ही पढ़ ले तो आपने क्या क्या इन तीनों बिंदुओं में क्या लिखे हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी आप उपसंहार से कर सकते हैं। ऐसे भावों को हम सबको उपसंहार के रूप में
लिखना चाहिए। यही लिखने का एक तरीका होता है। तो बच्चों, अभी हम आपको निबंध के अंक के विषय में बताया। शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार। अब हम लोग पढ़ेंगे निबंध के प्रकार। निबंध के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है विवरणात्मक निबंध। पहला है विवरणात्मक निबंध। दूसरा है, आपको पढ़ना होगा वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। इसके बाद आपको पढ़ना होगा विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध। चौथा है आपका भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध। यानी यहाँ पर मुख्य रूप से 4 तरह के निबंध बताए हैं, जो निबंध के लिए प्रकार के रूप में हैं। आइए हम सब इससे पढ़ें, ये 4 तरह के निबंध कौन कौन से हैं। पहला है विवरणात्मक निबंध। यानी इसके विषय में समझें। इस प्रकार के निबंधों में संबंधित विषय का तथ्यपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तथ्यपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, जैसे पर्यटन, साहसिक कार्य, ऐतिहासिक घटनाओं आदि पर आधारित निबंध। यानी जैसे कल्पना की प्रधानता, कल्पना, काश मैं यह काम कर देता, काश मैं अच्छे नंबर से पास हो जाता। यानी कल्पना करना, इसके विषय में सोचना और उसके अनुसार तथ्यपूर्ण के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करना, इसमें दिखाया गया है। उसके बाद अगला है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में ऋतुओं, त्योहारों, दृश्यों व स्थानों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे दीपावली, मेला, भारत महान आदि। ये सब क्या है? वर्णनात्मक, वर्णन करना होता है। इसका मतलब वर्णन करना। जैसे कोई भी अपना त्यौहार, चाहे धार्मिक त्यौहार हो, चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार हो, किसी भी त्यौहार का हम वर्णन जब करते हैं तो वह वर्णन वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अगला है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी समस्या पर विचार किया जाता है, जैसे प्रदूषण,
कंप्यूटर हमारी आवश्यकता या कमजोरी, शिक्षा व्यवस्था आदि। यानी विचार करना, जैसे आज की स्थिति कैसी है, विद्यालय कोरोना किस समस्या से बंद है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। इस पर जो भी हम विचार करें, जो भी विचार सोचें, यहाँ के बच्चों की शिक्षा स्तर बिल्कुल घटता जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर जो हम विचार प्रस्तुत करते हैं, ये विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अगला है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में क्या होता है? भावात्मक निबंध के अंतर्गत इस प्रकार के निबंधों के विषय स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं, जिस कारण इस प्रकार के निबंधों में लेखक के विचारों व कल्पनाओं की प्रधानता होती है। जैसे मेरा प्रिय मित्र, मेरा देश, यानी हम उसके प्रति कितना भावनापूर्ण हैं, कितना आकर्षित है, वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी वह मेरे दिल को कितना तक छू जाता है। इस पर हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। जैसे मेरा देश, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय कोई भी वस्तु, जब उस पर हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तो वह भावात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये रहा निबंध के प्रकार जो आपको मैंने 4 प्रकार से बताया: विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। इन 4 प्रकार के निबंध आपको पढ़ाए जाते हैं, आप पढ़ेंगे, जो आगे चल कर के आपको बताया जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा आदर्श निबंध लिखने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो आदर्श निबंध कैसे लिखे जाते हैं, आइए उसके विषय में जानें। जिस विषय पर निबंध लिखना हो, उस विषय से संबंधित सही और पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। यानी जिस विषय पर निबंध लिखना हो, उस विषय से संबंधित सही और पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। यदि बच्चों बता दें, आप मान लेते हैं विवरणात्मक या वर्णनात्मक कोई भी निबंध अगर आप लिखना चाह रहे हो, तो आपको सर्वप्रथम उस निबंध के विषय में आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जब आप उस विषय में जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, तभी आप सही से निबंध को लिख पाएंगे। अगला है प्राप्त जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से निबंध के भागों जैसे प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार में बांटकर निबंधों की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यही अच्छे निबंध लिखने के तरीके हैं बच्चों। अगला है निबंध का शीर्षक छोटा व प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कोई भी हम निबंध लिखें, किसी भी प्रकार का निबंध लिखें, किसी भी विषय पर निबंध लिखें, तो जो शीर्षक होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, और प्रभावशाली होना चाहिए। उसको लगे, पढ़ने वाले को लगे कि वास्तव में जो शीर्षक
है वह वास्तव में प्रभावशाली है, प्रभावित करने वाला है। इस तरह के विचार यहाँ पर होनी चाहिए। अगला है, निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी निबंध की जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। तब आपका निबंध पठनीय होगा, पढ़ने योग्य होगा, नहीं तो वह लोग पढ़ने से हट जाएंगे। अगला है, निबंध को किसी सूक्ति या महापुरुषों के कथन का उल्लेख करके आकर्षक बनाया जा सकता है। आप स्वतंत्र, आप जैसा चाहिए वैसे किसी महापुरुषों के कथन को या सूक्तियों का प्रयोग करके आप अपने निबंध को और आकर्षक बना सकते हैं। यही अच्छे निबंध लिखने के विधि होते हैं, जिससे श्रोता और पढ़ने वाला आकर्षित होता है आपके उस सूक्ति और महापुरुषों के कथन को जब बीच बीच में पाता है। तो बच्चों, ये रहा आपको आदर्श निबंध लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको मैंने आप सभी को बताया। अगले भाग में है, निबंध में उदाहरण, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी आपको मैंने बताया, आप स्वतंत्र हो अपने निबंध को लिखने के लिए। आप अपने निबंध को कितना आकर्षक, कितना लोकप्रिय बना रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। उसमें आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके, कविताओं का भी कुछ मिक्स करके उसको और प्रभावशाली से ढंग उसमें दे सकते हैं। अगला बिंदु है, निबंध में सदैव शुद्ध वर्तनी व उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध में हमेशा क्या करना चाहिए? शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या लिखा जा रहा है वह भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी को विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना आवश्यक है। अगला है, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आप जो भी निबंध लिख रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का निबंध लिख रहे हैं, उसमें आपके लिए शब्द सीमा दिए जाते हैं। आपको अपने निबंध जो लिख रहे हैं उसको उसी शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना चाहिए। अगला है, उपसंहार के अंतर्गत विषय का सार देना चाहिए। यानी आपको मैंने पहले ही बताया, जो उपसंहार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उपसंहार में ऊपर सभी बिंदुओं का संक्षिप्त जानकारी आप उपसंहार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अपने मत का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जब अपना निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे निबंध लेखन का कार्य कर लेंगे। आपका निबंध अच्छा दिखेगा और आप अच्छे उसे लिख लेंगे। तो बच्चों, ये रहा निबंध लिखने के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसको मैंने आप सभी को दिया। आपने इसे पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह बात 24 निबंध लेखन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप निश्चित रूप से कुछ
इस पाठ में कुछ निबंध दिए गए हैं, उस निबंधों में से कुछ निबंध लिखकर अभ्यास करेंगे, जिससे आपको सही सही निबंध लिखने का तरीका मालूम हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए, जिससे आपका निबंध और रोचक हो। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।